इन्हीं लोगों का वोट दे करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो जिनका यदि वोट देने वाले खालिस्तानी और पाकिस्तानी है तो देश के नरेंद्र मोदी जी कैसे भारतीय हो गए? इनकी भी तो नागरिकता पे सवाल है। जो लोग खुद भगवा चोला पहन के अब वो पोंगा पंडित बता रहे हैं कि पंडिताई क्या होगी, तो उनके ज्ञान की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों। आज दिल्ली के अंदर किसानों ने दिखा दिया कि यदि किसान अपने पर आ गया तो 2022-2024 कोई भी इलेक्शन हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचने वाली नहीं है। सवाल ये है कि यदि ये कानून सही था तो इसमें इतना संशोधन करने की जरूरत क्या थी? और अगर इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं, इसका मतलब कानून में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, उसको वापस ले लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि अंबानी और अडानी के स्टोरेज बन जाते हैं पहले, देश के किसानों को बाद में पता चलता है। और जो धर्म की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, श्रवण योजना चलाई, ये अखिलेश जी ने चलाई कि लोगों को फ्री में धार्मिक यात्राएं करवाई। तो एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं और एक तरफ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं जो धर्म के नाम पर अपनी राजनीति नहीं करते। उनका मानना है कि सभी संप्रदाय, सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है और हम सबका सम्मान करते हैं। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर की बहन बेटियां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें डर लगता है कि इनका कौन सा विधायक, कौन सा इनका नेता किसी बेटी के साथ दुराचार कर दे और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने के लिए लगे। कि हेमा मालिनी जी जिस क्षेत्र में थी वो उस क्षेत्र में रहती, तो मुझे लगता है कि हम लोग उन सारे लोग उनकी एक्टिंग की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक्टर का काम है एक्टिंग करना, राजनीति एक्टिंग करने की जगह नहीं। जब उन्नाव की बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो यदि कोई सड़क पर निकल करके विधानसभा के सामने धरना देने का काम किया था तो श्री अखिलेश यादव जी ने, और जब किसानों पर अत्याचार हुआ तो यदि कोई सड़क पर निकलने वाला पहला नेता था तो श्री अखिलेश यादव। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पर पूजा शुक्ला मौजूद हैं जो कि जानी मानी हस्ती के रूप में जानी जाती हैं। खैर मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रही हैं? देखिए, आज पूरे देश के अंदर सभी लोग गणतंत्र दिवस हमेशा की तरह मनाते रहे। इस बार का गणतंत्र दिवस इसलिए महत्वपूर्ण था कि देश का अन्नदाता पिछले कई महीनों से सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर डटा हुआ है। उसकी मांग है कि इस देश को अडानी और अंबानी के हाथों गुलाम बनाया जा रहा है। 30 रुपए की चीज़ को 300 रुपये में बेचा जा रहा है। पूरा देश का किसान देशवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। देश के किसान 100 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर शहादत दे दी किसान आंदोलन में। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे देश में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए आए थे। लेकिन हुआ ये कि जब हम गणतंत्र दिवस, योगी जी गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उनको सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन यदि हम गणतंत्र दिवस मनाने आ रहे हैं तो हम बहन बेटियों को बेरहमी से मारा जा रहा है, कुर्ते फाड़े जा रहे हैं, गाली बकी जा रही है, और जब इससे भी मन नहीं भर रहा तो मुकदमे लगा करके यहाँ पर हम लोग को अस्थायी जेल में एक तरह से ला करके डाल दिया गया है। अब ये सवाल ये बनता है कि इस देश के अंदर क्या आंदोलन करना गुनाह हो गया? जब हम देश की एकता, अखंडता और संविधान की बात करते हैं तो उस दौर में बहन बेटियों पर अत्याचार और ये जो जिस तरह से लाठीचार्ज और दमन है और किसानों के साथ जो अन्याय है, क्या यही देश की एकता और अखंडता है? इस सवाल को लेकर के और किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी तहसील पर धरना देने गई, लेकिन धरना तो नहीं देने दिया गया, बेरहमी से मारा गया और कई लोगों के सर भी फटे हैं, कुछ लोग अभी अस्पताल में भी एडमिट है। इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया। ये महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है? महिलाओं के साथ भी हुआ है, सभी पार्टी कार्यकर्ता पुरुषों के साथ भी यही हुआ है। अगला कदम क्या होगा और क्या सोचा है सरकार के बारे में? अगला हमारा तो हर वक्त यही आंदोलन की लड़ाई में हम सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी आंदोलन करती रहेगी जब तक इस देश के किसान को न्याय नहीं मिल जाता। जी जी, वो लोग कह रहे हैं या किसान कह रहे हैं ये हमारे लिए काला कानून है। ये काला कानून है तो मोदी जी ने ये कानून किसके लिए बनाया? आप ये बताइए कि दो सवाल हैं। सवाल ये है कि यदि ये कानून सही था तो इसमें इतना संशोधन करने की ज़रूरत क्या थी? और अगर इतने ज़्यादा संशोधन किए गए हैं, इसका मतलब कानून में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, उसको वापस ले लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि अंबानी और अडानी के स्टोरेज बन जाते हैं पहले, देश के किसानों को बाद में पता चलता है कि ऐसा कानून आने जा रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों के लिए बनाया गया कानून है। जिस तरह से 1947 के दौर में अंग्रेज़ों की गुलामी करने के लिए ये आरएसएस और संघ के लोग जाने जाते रहे, वैसे ही ठीक इस समय देश के किसानों के साथ गद्दारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर जो इस तरह का माहौल रहा, ये स्थिति रही, तो क्या लग रहा है कि 2022 में योगी जी फिर से आएंगे या फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी के विकास मॉडल पर होगा। जो 2012 से 17 तक अखिलेश जी ने मेट्रो दी, कन्या विद्यादान दी, शिक्षा दी, और जो धर्म की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, श्रवण योजना चलाई, ये अखिलेश जी ने चलाई कि लोगों को फ्री में धार्मिक यात्राएं करवाई। तो एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं और एक तरफ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं जो धर्म के नाम पर अपनी राजनीति नहीं करते। उनका मानना है कि सभी संप्रदाय, सभी लोगों को
अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी और हम सबका सम्मान करते हैं। जी जी, इससे पहले जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम युवाओं को लैपटॉप वितरण करेंगे। 2022 के चुनाव में भी क्या स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया लाने वाले हैं अखिलेश जी? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अखिलेश यादव के बेहद करीब रहते हैं। जी, आप एक बात बताइए, जब 2017 का चुनाव था तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जो हो गए अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा था कि वो मेट्रो से स्टूडेंट को स्टूडेंट आईडी कार्ड पे फ्री सुविधाएं भी देंगे, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप, कन्या विद्याधन और विश्वविद्यालय में जो वो थी छात्र मतलब जो छात्रों को मिलती थी स्कॉलरशिप, तो तमाम नई तरह की स्कॉलरशिप चलाई गई, छात्रों के लिए रोजगार के नए अवसर खोले गए। लेकिन वर्तमान सरकार ने वादा किया लैपटॉप देने का, ना लैपटॉप देकर, हमने वादा किया तो हमने करके दिखाया। इन्होंने तो 2 GB डाटा देने की बात की थी, इन्होंने कहा था कि हम लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे। फ्री शिक्षा तो दूर की बात है, आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर की बहन बेटियां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। जब हम घर से बाहर निकलते तो हमें डर लगता है कि इनका कौन सा विधायक, कौन सा इनका नेता किसी बेटी के साथ दुराचार कर दे और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने के लिए लग जाए। अच्छा मैम, जियो वाले चाचा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ही तो पूरे देश को बर्बाद कर रखा। और एक तरह से मेरा ये अपना मानना है कि अडानी और अंबानी, ये जो वर्तमान समय में लड़ाई चल रही है वो देश के किसान और देश के उस शोषित वर्ग की लड़ाई है जो पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। हम नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करते, हम नरेंद्र मोदी जी की उन नीतियों का विरोध करते हैं जो देश के विरोध में है। आप ये सोचिए कि जिस देशवासी का, आप ये बताइए कि सब आंदोलन चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, बाहर से आए हुए लोग हैं, इन्हीं लोगों का वोट दे करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो जिनका वो यदि वोट देने वाले खालिस्तानी और पाकिस्तानी है तो देश के नरेंद्र मोदी जी कैसे भारतीय हो गए? इनकी भी तो नागरिकता पे सवाल है। जी 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 जी। एक सवाल कर लेते हैं हेमा मालिनी जी के बारे में, देश की सबसे होनहार किसान के बारे में हेमा मालिनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हेमा मालिनी जी को अपने ही लोकसभा के बारे में कुछ नहीं पता है, हेमा मालिनी जी को देश की राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है। आप हेमा मालिनी से पूछ लीजिए कि उनको क्या देश के इतिहास के बारे में किसानों को कुछ नहीं पता है। देखिए, बात यह है कि हेमा मालिनी जी जिस क्षेत्र में थी वो उस क्षेत्र में रहती, तो मुझे लगता है कि हम लोग उन सारे लोग उनकी एक्टिंग की बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक्टर का काम है एक्टिंग करना, राजनीति एक्टिंग करने की जगह नहीं है। और अगर बात होगी देश के किसानों की तो ये जो हेमा मालिनी जी हैं उनको पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बात जो उन्होंने बोली ये देश के किसानों का अपमान है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद देश के किसानों का सिर्फ और सिर्फ अपमान कर रहे हैं। जी 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 जी। एक सवाल कर लेते हैं सनी देओल पाजी के बारे में, वो तो कहते हैं कि ये मजदूर कहाँ थे कातिया, आज वो बिल्कुल गायब हो गया, उनके बारे में भी 2 शब्द। बड़ी विडंबना की बात है कि ये देश महात्मा गांधी का था, नेहरू का था, सुभाष चंद्र बोस का था। इस देश में इतने कद्दावर नेता हुए हैं, लेकिन विडंबना ये है कि जब ऐसे लोग जिनको राजनीति के बारे में कोई समझ ही नहीं है, जिनको अपने देश का इतिहास नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि अंतिम तबके के लोग किस तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, वो लोग लोकसभा पहुंच गए हैं। और जब ऐसे अयोग्य लोग लोकसभा पहुंच जाएंगे तब जाहिर सी बात है कि देश के किसानों की खुशहाली पर बात होने की जगह देश के किसानों के खिलाफ बात होगी। जी जी। योगी जी के बारे में 2-4 शब्द बोलना चाहेंगे कुछ? योगी जी तो कुछ बोलने के योग्य ही नहीं रहे। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नौजवानों का वोट लेकर के मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों की योग्यता तय करते हैं, वो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान अयोग्य है इसलिए हम रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश का नौजवान उनको बता देगा कि कौन योग्य मुख्यमंत्री था और आदरणीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश को पुनः विकास के रास्ते पर ले चलेंगे। अच्छा योगी जी, एक बात ये भी कहते हैं कि महिला की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार बहुत ही अच्छी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देश के या उत्तर प्रदेश के ये बताइए कि कुलदीप सिंह सेंगर जी को किसने नहीं देखा? ठीक है, बाबा चिन्मयानंद को किसने नहीं देखा? हाथरस में 15 साल की बेटी का चरित्र हनन करके आधी रात में उसके साथ बलात्कारियों को संरक्षण देते हुए उसकी आधी रात में लाश जला दी गई, ये किसने नहीं देखा? बदायूं में कहते हैं राम राज्य है, बदायूं में 40 वर्षीय युवती इसी राम राज्य में जाती है मंदिर में पूजा करने और उसके साथ बलात्कार हो जाता है और अपराधियों को पूरी सरकार मिलकर बचाती है। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री को हम अपना मुख्यमंत्री मान सकते हैं जिसके लिए महिला और बेटियों की, आपको याद होगा CNRC के आंदोलन में योगी आदित्यनाथ जी जिनको अपनी बहनें बोल रहे थे 3 तलाक के मामले पर, उन बहनों को बोल रहे थे कि सड़क पर बैठी हैं, 500-500 रुपए में आई हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को महिलाओं के प्रति जिस तरह की नफरत रही है, वो हम जब वो सांसद थे तो जिस तरह के उन्होंने महिलाओं के लिए बलात्कार को लेकर के और तमाम तरह के बयान दिए तो किसी से छुपे नहीं है। साफ तौर पर जब अयोग्य व्यक्ति शासन करने बैठता है और खास तौर पर जिसका कोई परिवार में नहीं होता है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो परिवार में रहता है उसको बहन बेटी बच्ची सबका दर्द महसूस होता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आज आकर के बैठ चुका है जो हर्टलेस राजनीति कर रहा है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की जनता प्रदेश की जनता क्या चाहती है। उसको अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से कि हमारा प्रचार कितना हो जाए, हमारी ब्रांडिंग कितनी हो जाए, चाहे देश में नफरत की राजनीति करके उनको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़े, वो काम कर रहे हैं। हम सारे लोगों को पता है कि हमें क्या बेहतर है, किसके साथ पूरी देश की जनता है। आज दिल्ली के अंदर किसानों ने दिखा दिया कि यदि किसान अपने पर आ गया
तो 2022, 2024 किसी भी कोई भी इलेक्शन हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचने वाली नहीं है। चलिए, सरकार बचने वाली नहीं है। अखिलेश यादव को मैं देख पा रहा हूँ कि आज गांव-गांव पाँव-पाँव जा रहे हैं। क्या ये मेहनत रंग लाने वाली है 22 में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा 2017 से पहले भी वो लोगों के बीच में थे और 2017 में चुनाव हारने के बाद भी यदि कोई जनता के सुख दुख में बना रहा है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी और उनके कार्यकर्ता हैं। जब उन्नाव की बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो यदि कोई सड़क पर निकल करके विधानसभा के सामने धरना देने का काम किया था तो श्री अखिलेश यादव जी ने, और जब किसानों पर अत्याचार हुआ तो यदि कोई सड़क पर निकलने वाला पहला नेता था तो श्री अखिलेश यादव जी थे। इससे पहले मैम अखिलेश यादव का नारा था कि काम बोलता है, लेकिन उनका ये नारा फ्लॉप गया। कहीं ऐसा ना हो ये जो नया नारा लेकर के आए हैं मैम 2022 के चुनाव में ये भी फ्लॉप हो जाए? बिल्कुल नहीं, काम बोलता था। आप ये देखिए कि आज हमारी सरकार नहीं है लेकिन काम हमारा है, फीता बाबा जी काट रहे हैं और सारे लोग जानते हैं कि काम समाजवादी सरकार का था, श्री अखिलेश यादव जी का था और फीता वो काट रहे हैं। तो इसीलिए बात ये है कि भले ही हम हार गए हैं लेकिन चर्चा में आज भी हम समाजवादी पार्टी के लोग योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हैं। सभी से सवाल है ये 2022 में अखिलेश या फिर योगी जी? जी 2022 में कौन? जी कौन? अखिलेश और अखिलेश। खैर देखना है हमारे लिए बेहद दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव की साइकिल उत्तर प्रदेश के अंदर दौड़ती कि नहीं दौड़ती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि खबर है आपके भारत की, आपके गांव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।